तो आज हमें एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 करना है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। हम उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्चुअली मैं ये पूरी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी। सबसे पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन से पहले अगर मैं देखूँ तो इन्होंने कहा हुआ है हमें फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना कि जब हमें जी कहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तभी लेना है, अदरवाइज़ 9.8 लेके ही कैलकुलेशन करनी है। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है नेट फोर्स की, कहाँ होगी, कैसे होगी। पहला क्वेश्चन है अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी रेन ड्रॉप है जो कि कांस्टेंट स्पीड से गिरने लग रही है। अगर कोई भी रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है तो ये रेन ड्रॉप थी तुम्हारी, इसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना ये क्या है, चेंज। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट, तो चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर चेंज ज़ीरो हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। दैट मीन्स नेट फोर्स क्या हुआ, ज़ीरो। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो ज़ीरो कैसे हुआ, फिर ये बताना है। तो नेट फोर्स ज़ीरो क्यों था, बिकॉज यहाँ पे जो वेट है उसको कौन बैलेंस करने लग रहा है, अपथ्रस्ट एंड विस्कोसिटी। अपथ्रस्ट और विस्कोसिटी क्या कर रही हैं, उसको बैलेंस कर रही है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। एक कॉर्क है, लकड़ी का टुकड़ा है जो कि पानी पे तैर रहा है और उसका वजन दिया हुआ है कितना है हमको, 10 ग्राम। उसके बारे में बताना है। तो ये था 10 ग्राम। अगर ये तैर रहा है दैट मीन्स जो इसका वेट है mg, उसको एक फोर्स बैलेंस कर रहा है। और हमको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में हम घेरते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसका कहते हैं बायंट फोर्स, जो कि क्या करता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर mg को किसने बैलेंस करा, बायंट फोर्स ने। नेट फोर्स दोबारा ज़ीरो, और क्यों, बिकॉज वेट ऑफ कॉर्क इज बैलेंस बाय बायंट फोर्स। फिर सी पार्ट देखते हैं इसका, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक काइट है जिसको हम हवा में उड़ा रहे हैं और वो कैसे है बेटा, स्टेशनरी। स्टेशनरी है दैट मीन जो एयर उस पर फोर्स लगा रही है उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स है। और क्योंकि काइट स्ट्रिंग से अटैच है तो दैट मीन्स एयर का जो ड्रैगिंग फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो नेट फोर्स कितना हुआ, ज़ीरो, क्योंकि फोर्स ऑन एयर इज बीइंग बैलेंस बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। उसके बाद डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहा है, गाड़ी है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। अगेन वही, अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो तो नेट फोर्स भी ज़ीरो। अब वो नेट फोर्स ज़ीरो क्यों है, बिकॉज जो इंजन का फॉरवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल है, फ्रिक्शन के बैकवर्ड फोर्स के। अब ई पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, मूव करने लग रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। हमको पता है अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है तो वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, तो एफ एम जी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स भी ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो भी ज़ीरो, तो नेट फोर्स कितना, ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। तो अब इस पत्थर पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो हमें पता है जब भी हम किसी पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ज़ीरो, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जो कि हमेशा कैसे लग रही है, डाउनवर्ड। तो अगर मैं बात करूँ अपवर्ड मोशन की, अपवर्ड मोशन में भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0.9 न्यूटन डाउनवर्ड। अगर मैं बात करूँ डाउनवर्ड मोशन की, तो डाउनवर्ड मोशन में भी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, डाउनवर्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पॉइंट की, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, डाउनवर्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये क्या कहता है, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल इज थ्रोन 45 डिग्री एंगल। अगर मैं पेबल को 45 डिग्री एंगल से फेंकता हूँ तो क्या तुम्हारा जवाब चेंज होगा, बदलेगा, उसका देख लेते हैं। मैंने कहा एक पत्थर था, 45 डिग्री एंगल पे मैंने उसको फेंका, ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इसने प्रोजेक्टाइल मोशन करा,
इसका एंगल कितना था, 45 डिग्री था। जैसे ही मैंने पत्थर को डाउनवर्ड फेंका तो जब वो अर्थ के साथ दोबारा कांटेक्ट में आएगा तो 45 डिग्री एंगल पे ही आएगा, ये बात हमको पता है। और जितनी स्पीड से फेंका उतनी ही स्पीड से भी आएगा। अब स्पीड के दो कंपोनेंट बनाए, एक बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बना वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने कहा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बात हो गई। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा सो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी is changing, which is similar to the motion when stone is thrown vertically upward. So the answer will remains the same. Question था, give the magnitude and direction of net force acting on stone of mass 0.1 kg. ये एक विंडो है, किसी की भी हो सकती है। सपोज ट्रेन है ये, सपोज ये एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है। यहाँ से तुमने एक पेबल को फेंका जिसका वेट हमको गिवन है, कितना है बेटा, 0.1 kg. Give the magnitude and direction of net force acting on the stone of mass 0.1 kg just after it is dropped from the window of stationary train. एक स्टेशनरी ट्रेन है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, ट्रेन कैसी है, स्टेशनरी। अगर ट्रेन स्टेशनरी है then the stone is dropped, तो इसकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, g के इक्वल होगी। अगर एक्सेलरेशन इसकी g के इक्वल है तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। अब जब मैंने स्टोन को ड्रॉप करा है तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट स्पीड थी तो एक्सेलरेशन कितनी, 0। जब मैंने स्टोन को ड्रॉप करा तो u कितना, 0। एक्सेलरेशन कितनी, g, तो फोर्स कितना, g, यानी 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन 0, सो नो फोर्स एक्ट on the motion of stone due to train. नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Just after it is dropped from the window of train accelerating with 1 मीटर पर सेकेंड। जब तुम्हारा जो ट्रेन है वो किससे चल रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेशन ट्रेन की दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझेंगे ये तुम्हारी ट्रेन की विंडो थी,
यहाँ से तुमने एक पत्थर को ड्रॉप करा, पत्थर का मोशन ऐसा होगा, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैंने कहा फोर्स ड्यू टू ट्रेन, ट्रेन के कारण कितना फोर्स होगा, तो m 0.1 इंटू में एक्सेलरेशन ट्रेन की 0.1 न्यूटन। फोर्स ड्यू टू ओन वेट, अपने खुद के वेट के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, 0.1 इंटू में 10, दैट मीन्स 10 न्यूटन। ये कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और वो कहाँ होगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक पत्थर है जो पड़ा हुआ है, अगर बेटा पत्थर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, जो इसका mg है उसको नॉर्मल ने बैलेंस कर रखा है, ट्रेन तुम्हारी मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैंने कहा इस पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा m में 0.1 इंटू में a, दैट मीन्स 0.1 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, एक L लेंथ की स्ट्रिंग है, इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M, M मास के पार्टिकल से कनेक्टेड है, एंड अदर टू द स्मॉल पेग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ऐसे है, इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग है लेंथ की जिसको मैंने m मास से कनेक्ट कर रखा है, एक एंड से वो टाइड अप है। द पार्टिकल मूव इन सर्कल, और पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये v क्या है, कांस्टेंट है, ये इसने कांस्टेंट की बात नहीं करी है। ये सिनेरियो है, स्ट्रिंग की लेंथ L है, अब मुझे बताना है कि यहाँ जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। मैंने कहा इफ पार्टिकल इज रोटेटिंग in the circular orbit, then centripetal force must be balanced by the tension in the string। अब क्या हुआ है, यहाँ पार्टिकल एक फिक्स पाथ पर चल रहा है, पार्टिकल फिक्स पाथ पे चल रहा है हमको पता है, बट एक्चुअली में ये जो पार्टिकल है जब इस फिक्स पाथ पे चल रहा है तो इस पे बाहर की तरफ भी तो फोर्स लग रहा होगा, या कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इसको और कहीं खींचना चाह रहा है, बट स्टिल ये क्या कर रहा है, सिर्फ इस सर्कुलर पाथ पर ही मूव कर रहा है। अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसको सेंटर की तरफ मूव करवाने लग रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, मैंने कहा टेंशन के, और कितना होगा mv² बाय में L। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स था 50 न्यूटन,
अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ मास है 20 kg मूविंग विद इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। अब बॉडी को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा। अगर बॉडी स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना, फोर्स बाय मास 50/20 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि फोर्स रिटार्डेशन का है तो हुआ माइनस का 2.5। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 माइनस का u इज इक्वल टू माइनस 80, t इज इक्वल टू u बाय 15 बाय में 2.5 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है 3 kg, चेंज इट्स स्पीड, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 2.5। तो u है 2 मीटर पर सेकेंड, v है 3.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है फोर्स का क्या होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ए कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी 3.5 माइनस 2 बाय में 25, 1.5 बाय में 25 350 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन 0.18 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन पूछी है तो मैंने कहा सिंस this force is increasing the speed, since this force is increasing the speed of particle, since this force is increasing the speed of particle, so it is in the direction of motion। सेवंथ करते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, एक 6 न्यूटन का और एक 8 न्यूटन का। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। तो बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मैंने कहा अगर ये 2 फोर्सेस हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा। इसको मैंने F1 बोला, इसको मैंने F2। मैंने कहा जो F होगा वो कितना होगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना आया 10 न्यूटन। फोर्स आ गया 10 न्यूटन। फोर्स किसके इक्वल, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना, फोर्स बाय में मास, फोर्स कितना 10 बाय में मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसने क्या पूछा मुझसे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग। ये एंगल सपोज कितना, थीटा। तो मैंने कहा tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब 4/3। तो थीटा कितना आ गया तुम्हारा, tan इनवर्स 4/3। और जब तुम यहाँ से इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री।
उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ 3-व्हीलर मूविंग विद द स्पीड यू दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, सी अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ रोड एंड ब्रिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट, और व्हीकल रेस्ट पे आ गया है कितने टाइम में, 4 सेकेंड पे, जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। तो फोर्स निकालना है कितना होगा, मास दे रखा है ट्रक का 400 kg और ड्राइवर का मास है 65 kg। सबसे पहले 36 इंटू में 5/18 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, 0 माइनस 10 बाई में टाइम 4, माइनस का 10/4 यानी माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कितना होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास ट्रक प्लस मास ड्राइवर दोनों का लेना पड़ेगा, इंटू में एक्सेलरेशन, फोर्स कितना हो जाएगा 465 इंटू में माइनस ऑफ 2.5, 465 इंटू में माइनस 2.5, जब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1162.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ रॉकेट विद अ लिफ्ट मास ऑफ 20,000 kg। कोई एक रॉकेट है हमारे पास, जिसका वेट दे रखा है 20,000 kg, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इनिशियल अपथ्रस्ट, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा हमें वो बताना है। इसको सपोज बेटा तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक वेट है, सपोज 10 kg का, ये तुम्हारे सिर के ऊपर है। अब तुम्हें इस वेट को ऊपर फेंकना है, कितनी स्पीड से, या मैं कहूँ कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए तुम्हें एक तो फोर्स लगाना पड़ेगा mg, जिससे तुम इसको बैलेंस कर सको, प्लस तुम्हें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा ma, जिससे तुम इसको आगे फेंक सको। तो ऐसा ही यहाँ कहा गया है कि कितना इनिशियल अपथ्रस्ट होना चाहिए, तो मैंने बोला इनिशियल अपथ्रस्ट कितना होगा बेटा, वेट ऑफ रॉकेट प्लस अपथ्रस्ट required to overcome gravitational pull। तो ये कितना ma प्लस mg, m इंटू में a प्लस g, इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन। रहते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड। मास दे रखा है 0.4 kg, मूव्स विद एन इनिशियल स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स, और इस पे फोर्स लगा है 8 न्यूटन का, डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, कितने 30 सेकेंड के लिए। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 से ये फोर्स लगने लगा है। द पोजीशन ऑफ बॉडी एट द टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0, और जिस टाइम ये फोर्स लगा उस टाइम पोजीशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। प्रेडिक्टेड पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5, तो t इज इक्वल टू -5, 25 और 100 सेकेंड पे पोजीशंस बतानी है। 0.4 kg का मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 8 न्यूटन का। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन लेना चाहूँ तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा,
इतनी बात हमको समझ में आती है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल ली जाए। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स पर यूनिट मास, तो माइनस का 8 बाय में 0.4 कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। अब पोजीशन पूछी है एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड। मैंने कहा एट दैट टाइम नो फोर्स इज एक्टिंग, क्योंकि वो तो t इज इक्वल टू 0 से लगना शुरू हुआ है ना। तो पोजीशन कितना होगा ut, u कितना था 10 और टाइम कितना है -5, तो ये कितना होगा -50 सेकेंड पार्ट एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। अब एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पे फोर्स लग रहा है, तो मैंने कहा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut माइनस का हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। u कितना है तुम्हारा 10 इंटू में टाइम 25 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी आई मेरी माइनस का 20, माइनस तो बाहर जा ही चुका है, तो 20 इंटू में 25 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 250 माइनस 6 250, तो ये कितना आ गया 6000 मीटर माइनस का। सी पार्ट एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड, t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे बतानी है। तो उसके लिए मैंने कहा आफ्टर 30 सेकेंड देयर इज नो फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस सेकेंड के बाद बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा सो अप टू 30 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, u वही तुम्हारा 10 टाइम 30 माइनस हाफ 20 इंटू में 30 का स्क्वेयर। इसको सोल्व कराया है -8700 मीटर। उसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड नो फोर्स, तो x कितना होगा ut या मैं कहूँ vt। मुझे t इज इक्वल टू 0 से निकाल के t इज इक्वल टू 100 तक डिस्टेंस बताना था कितना होगा। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो चुका है -8700 मीटर, बट आगे का डिस्टेंस क्या होगा ut के लिए या vt के लिए हमें क्या वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट 30 सेकेंड v इज इक्वल टू u माइनस 80, 10 माइनस a कितना है 20 इंटू में टाइम 30 माइनस 590 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया बेटा तुम्हारी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी होगी, उसके बाद क्या है डिस्टेंस आफ्टर 30 सेकेंड, तो x कितना हो जाएगा vt माइनस 590 इंटू में 70। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -41300 मीटर। तो अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस x किसके इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2, इसको 2 बोल देते हैं, -8700 माइनस 41300 माइनस 50,000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, a truck starts from rest accelerating uniformly at 2 meter per second square. At t is equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of truck. ये ट्रक है, यहाँ पे एक पर्सन है, इसने एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे एक स्टोन को क्या करा है ड्रॉप करा।
ये हाइट गिवन है 6 मीटर। What are the velocity and acceleration of stone at t is equal to 11 सेकेंड। तो velocity और acceleration पूछी है t is equal to 11 सेकेंड पे, ये हमको निकालना है। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं velocity की, तो velocity क्या है, ट्रक क्योंकि आगे चल रहा है और सिंस ट्रक आगे चलने लग रहा है उसकी अपनी एक्सेलरेशन गिवन है। तो जब तुमने पत्थर को ड्रॉप करा तो वो स्टेशनरी कंडीशन में तो ड्रॉप हुआ नहीं है, गाड़ी चल रही थी। और जैसे हमने पीछे करा था, यहाँ से जब मैंने पत्थर को ड्रॉप करा तो पत्थर कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि एक वेलोसिटी आगे होगी और एक डाउनवर्ड होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? दैट मीन्स एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। तो x और y कंपोनेंट दोनों निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा x कंपोनेंट कितना होगा, u + 80। u कितना है, 0 ड्रॉप हुआ है, एक्सेलरेशन 2 इंटू में टाइम 10 सेकेंड, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। y कंपोनेंट की बात करूँ तो u + gt। u कितना, 0 ड्रॉप हुआ है, g कितना 10 इंटू में टाइम, ये कब आया है 10 से 11 सेकेंड पे। मुझे क्या पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v = vx + vy के अंडर रूट का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो मैं 5 थे 10√5 यानी 22.4 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने निकाला tan अल्फ़ा, v/y vx 10/20 1/2 यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 26.7 डिग्री। ये तो थी वेलोसिटी। अब मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, सिंस after the drop of stone it has 0 horizontal acceleration, so acceleration is in vertically downward direction। ओनली तो एक्सेलरेशन कितनी हुई, 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation। 0.1 kg का बोब है, 2 मीटर लंबी ये स्ट्रिंग है और ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है दैट मीन्स ऐसे। द स्पीड ऑफ बोब एट इट्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड दे रखी है, वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। What is the trajectory of bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme position? जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग टूट जाती है तो क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, अगर नहीं होती तो ये पार्टिकल और भी आगे जाता। और सिंस वेलोसिटी 0 है और टेंशन कितनी हो जाएगी एकदम से 0, अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो पार्टिकल क्या करेगा, विल ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिरेगा।
नेक्स्ट इसने कहा एट इट्स मीन पोजीशन। अगर बेटा मैं इसको मीन पोजीशन पे कट करता हूँ, अगर मैं इसको मीन पोजीशन पे कट करता हूँ तो मीन पोजीशन पे कट करूँगा तो इसकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन पे मैंने कहा दिस पार्टिकल इज हैविंग horizontal velocity of 1 meter per second, so it will be performing projectile motion। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ मास ऑफ मैन 70 kg स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। बेटा इसको ना मैन लिफ्ट प्रॉब्लम कहते हैं। समझेंगे, एक एम मास का सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है, ये m था ये n था, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो n किसके इक्वल होगा, mg के। ये तुम्हारी लिफ्ट थी। तो एक्सेलरेशन कैसी 0, तो यहाँ पर भी n किसके इक्वल होगा, mg के। थर्ड ये mg है, ये नॉर्मल n है और ये ऊपर मुँह कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो मैंने कहा n माइनस mg किसके इक्वल है, नेट फोर्स। और नेट फोर्स कितना है m में, तो यहाँ से n किसके इक्वल हो जाता है m इंटू में g प्लस a के। mg माइनस n किसके इक्वल, m के। तो mg माइनस m किसके इक्वल, n के। तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाता है m g माइनस a के। ठीक है, ये कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अब v कैसा है, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो mg किसके इक्वल होगा, n के। तो n कितना हो जाएगा 700 न्यूटन। सेकेंड केस, डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जब डाउनवर्ड आता है तो नॉर्मल कितना होता है m g माइनस a। तो ये कितना 70 इंटू में 10 माइनस 5, तो ये कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा 70 इंटू में 5, और 70 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 336 न्यूटन या 350 न्यूटन। तो ये कितना 350 न्यूटन। सी पार्ट करते हैं। अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और जब अपवर्ड जा रहा होगा तो अब हमको पता है g प्लस a, 70 इंटू में 15 न्यूटन। उसके बाद d। वट वुड बी इफ़ द लिफ्ट मशीन फेल्ड एंड इट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो अगर अंडर ग्रेविटी होगा तो ये कितना हो जाएगा g माइनस a, और ये कितना g। तो m g माइनस g 0।
Figure show the position time graph of particle of mass 4 kg. What is the force on the particle? पहले तो फोर्स निकालना है at t less than 0. तो मैंने कहा at this time पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, सो एक्सेलरेशन कैसी 0, सो फोर्स भी कैसा 0. फिर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड पे, इसमें भी क्या हुआ है, पार्टिकल रेस्ट पे है क्योंकि टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0. अगर मैं बात करूँ टाइम ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 सेकेंड, बेटा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी. और ये वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म. स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कैसा 0, तो फोर्स कैसा 0. तो हर टाइम पे फोर्स कितना होगा 0 होगा. इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब O और A पे इम्पल्स बताना है. अब इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू में टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम. तो मुझे मोमेंटम बताना है. मैंने बोला इम्पल्स O पे कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. अब इनिशियल इम्पल्स कितना होगा O पे, तो मैंने कहा पार्टिकल का मास कितना था बेटा, m मास था, इनटू में u कितना था तुम्हारा 0, तो कितना होगा 0. मैंने कहा फाइनल मोमेंटम, मास कितना m और ये स्लोप कितना है 3/4, तो ये कितना होगा 4 इंटू में 3/4 यानी 3 kg मीटर पर सेकेंड. तो इम्पल्स O पे कितना होगा 3 kg मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इम्पल्स एट A, तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो m इंटू में u, 4 इंटू में 3/4, 3 kg मीटर पर सेकेंड. फाइनल की अगर मैं बात करूँ m इंटू में v, 4 इंटू में 0, तो इम्पल्स A पे कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 3, तो कितना माइनस का 3 kg मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. मैंने कहा 2 बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are kept on smooth horizontal surface and are tied to a light string. दोनों को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज़ अप्लाइड, और उन पे 600 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया है हॉरिजॉन्टली इम्प्लाइड टू बी. और किस पे लगाया है, बी पे. सेकंड पार्ट है ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. अच्छा, एक बार हमने ए पे लगाया है और एक बार बी पे लगाया है. व्हाट इज़ द टेंशन इन स्ट्रिंग इन ईच केस, तो हर केस में टेंशन कितनी होगी हमको वो बतानी है. ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं. ये से स्ट्रिंग्स थी. ए का मास हमें दिया हुआ है 10 kg, बी का मास है 20 kg. एक बार फोर्स लगाया मैंने 600 न्यूटन का, तो टेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, वो हमको पता है कि जो नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास इनटू में एक्सेलरेशन के. तो एक्सेलरेशन कितना, नेट फोर्स
बाय में टोटल मास। यहाँ नेट फोर्स कितना 600, टोटल मास कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन। सपोज यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो मैंने कहा जो टेंशन है वो किसके इक्वल होगा, m में इंटू में a के, तो ये कितना 10 इंटू में 20 मतलब 200 न्यूटन। ये था फर्स्ट केस। अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की, 10 kg 20 kg 600 न्यूटन। टेंशन T, टेंशन T। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, स्टिल एक्सेलरेशन कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल होगा, m इंटू में a के, तो ये 20 इंटू में 20 यानी 400 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो ब्लॉक है हमारे पास, एक 8 kg का और एक 12 kg का, जो कि पुली के ओवर से मूव करने लग रहे हैं। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये ब्लॉक ऊपर और नीचे मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है। बेटा अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ 80 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ 120 न्यूटन का फोर्स है। एक्सेलरेशन क्या होता था, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय में टोटल मास। सॉरी 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टेंशन कितनी, T माइनस 80 न्यूटन इज इक्वल टू m में 8 इंटू में 8 2, तो टेंशन कितना हो गया 16 प्लस 80, दैट मीन्स 96 न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमको क्या कह रहा है, अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। न्यूक्लियस था मास m रेस्ट पे। In the laboratory frame of reference show that if it disintegrate into two smaller nuclei, the product must move in opposite direction। तो अगर यहाँ पर ये दो छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट करता है तो वो दो छोटे टुकड़े आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट मूव करेंगे। क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो दैट मीन्स जो मोमेंटम पहले होगा वो बाद वाले मोमेंटम के इक्वल होगा। तो मैंने लिखा सिंस इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो नो फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स is applied on it. That means momentum will be conserved। तो मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये मोमेंटम इनिशियल कितना होगा, मास इनटू में वेलोसिटी। ये फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m2 माइनस या m2v2 प्लस m1v1। तो मैंने कहा m इंटू में 0 इज इक्वल टू m1v2 प्लस m2v2।
ये 0, m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2, तो यहाँ से v2 कितना आ गया, माइनस m1 बाय में m2v1। और ये प्रूफ हो गया कि ये कैसे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 18th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, 2 billboards each of mass 0.5 kg is moving in opposite direction with speed 6 मीटर पर सेकेंड। 2 बॉल है मेरे पास, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड, कोलाइड करने के बाद रीबाउंड करती हैं 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल, तो इम्पल्स बताना है ईच बॉल पे कितना होगा। पहले मैं, इम्पल्स का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं इसको बॉल ए बोलता हूँ, ये सपोज हमारी बॉल ए है और ये हमारी बॉल बी है, तो इम्पल्स ए का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल ऑफ ए माइनस पी इनिशियल ऑफ ए। सिमिलरली इम्पल्स बी का मतलब क्या होगा, पी फाइनल ऑफ बी माइनस पी इनिशियल ऑफ बी। अगर मैं पी इनिशियल की बात करूं ए की, तो वो कितनी होगी, मास इनटू में वेलोसिटी। पी फाइनल की बात करूं ए की, तो कितनी होगी, माइनस ऑफ m6, क्योंकि डायरेक्शन क्या हुई है, चेंज हो चुकी है। ऐसे ही पी इनिशियल बी का कितना होगा, माइनस ऑफ m6 और पी फाइनल बी का m6, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल थी। ठीक है, और ये कितना होगा, पी फाइनल माइनस 0.05 इंटू में कितना था, वेलोसिटी 6, माइनस 0.05 इंटू में 6, तो ये डबल हो जाएगा। तो मैंने इसको लिखा माइनस ऑफ 2 इंटू में 5/100 इंटू में 6, माइनस 2 इंटू में 30/100 माइनस 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा सिमिलरली फॉर बी, आई भी कितना हो जाएगा, यही सेम कैलकुलेशन रहेगी, बस वो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ सेल ऑफ मास 0.02 kg, मास दे रखा है 0.02 kg, इज फायर्ड बाय अ गन, गन का मास दे रखा है 100 kg। द मुजल स्पीड ऑफ शेल, वेलोसिटी शेल की दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गन की बतानी है कितनी होगी। मास ऑफ गन 100 kg, शेल का मास 0.02 kg इनिशियली, बाद में क्या होता है,
अगर मैंने बुलेट फायर करी तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन होगा। तो मैंने कहा सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो मोमेंटम मेरा कैसा होगा बेटा? कंजर्व। और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल? फाइनल। इनिशियल कितना? मास ऑफ गन प्लस में मास ऑफ शेल इनटू में u इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ गन माइनस, क्योंकि वो पीछे जा रही है, प्लस मास ऑफ शेल इनटू में वेलोसिटी ऑफ शेल। ये ज़ीरो क्योंकि रेस्ट पे था, तो मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ शेल वेलोसिटी ऑफ शेल। ये इसको यहाँ प्लस में ले लेते हैं, बाद में ये यहाँ जाके माइनस हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है, तो ये कितना? माइनस मास ऑफ शेल 0.02 इंटू में 80 बाय में 100, कितना हो गया? ये माइनस का 0.16 मीटर पर सेकेंड। A batsman deflect a ball by an angle 45 without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? Mass of ball is 0.15 kg. Impulse निकालना है। सबसे पहले तो मैंने velocity of ball को convert करा, 54 km per hour को 54 इंटू में 5/18, 18 3 54, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद मुझे क्या निकालनी है? इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, सपोज ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर। इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। ये v वेक्टर था, ये v1 वेक्टर था और ये v2 वेक्टर था। इस वेक्टर को, ये v1 वेक्टर को मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट करा, और ऊपर शिफ्ट तो करा, साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, मतलब ऐसे। तो ये हो गया माइनस का v1 वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर मैं यहाँ पे v वेक्टर की बात करूँ तो वो कितना हो चुका है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब मुझे v वेक्टर चाहिए, v वेक्टर चाहिए, तो मैंने कहा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट v1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस v2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 v1 वेक्टर v2 वेक्टर कोस 45, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 15 इंटू में 15 इंटू में कोस 45, और कोस 45 कितना बेटा? 1/√2। (225 प्लस 225 प्लस 225√2), इसको सोल्व करते हैं 27.72 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई तुम्हारी चेंज इन वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी। इम्पल्स मास इनटू में वेलोसिटी, मास 0.15 kg इंटू में वेलोसिटी 27.72, सोल्व करा कितना आया? 4.1 kg मीटर पर सेकेंड। A stone of mass 0.25 kg tied to one end of string is railed round in a circle of radius 1.5 meter with a speed 40 revolution per minute। अब ये 40 revolution per minute है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन कर रहा था, तो ये फ्रीक्वेंसी है। In a horizontal plane, what is the tension in the string? What is the minimum speed with which the stone can be railed around in the string
कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, कि कितनी स्पीड से करें जो टेंशन है तुम्हारी स्ट्रिंग में वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 200 न्यूटन। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। एक स्ट्रिंग थी, एक स्टोन था, स्टोन का वेट गिवन है 0.25 kg, स्ट्रिंग 1.5 मीटर लॉन्ग है with a speed of 40 revolutions। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट। टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है कितनी होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम बतानी है कितनी होगी। सबसे पहले अगर हमें बतानी है टेंशन, तो मुझे पता है अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग रहा है तो यहाँ पे जो टेंशन टी है वो किसके इक्वल होगी, फोर्स सेंट्रीपिटल के इक्वल होगी। फोर्स सेंट्रीपिटल टेंशन इज इक्वल टू फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। m भी पता है, r भी पता है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2π/t या 2π न्यू। न्यू कितना था, 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो 40/60, 2/3 RPS रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ओमेगा कितना, 2 इंटू में पाई इंटू में 2/3 यानी 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। टेंशन की बात करूं कितना, mr ओमेगा स्क्वायर 0.25 इंटू में 1.5 इंटू में 4π/3 का होल स्क्वायर, सोल्व करा 6.6 न्यूटन। ये आ गई टेंशन। उसके बाद इसने पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैंने कहा जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो कैसे, मैंने कहा टेंशन मैक्सिमम किसके इक्वल, mv²/r। m और r तो कांस्टेंट है, तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो मैक्सिमम टेंशन आएगी, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, tr/m का अंडर रूट। टेंशन कितनी, 200, रेडियस 1.5, उसके बाद मास कितना दिया हुआ है हमें, 0.25। इसको सोल्व करा, ये आया 34.6 मीटर पर सेकेंड। इन द क्वेश्चन 4.21 the speed of stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly. Which of the following correctly describe the trajectory of stone after the string is break? जब स्ट्रिंग टूट चुकी है उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा, द स्टोन मूव रेडियली आउटवर्ड, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब बेटा ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जैसे ही यहाँ पे टेंशन ब्रेक होगी तो एकदम से कैसे जाता है, टेंजेंशियली, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 23, एक्सप्लेन वाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या, जहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होगा, सरफेस बहुत ही स्मूथ है, तो जैसे ही हॉर्स अपना पैर रखेगा, अब हॉर्स बेसिकली चल क्यों पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के कारण क्या है कि वो ग्राउंड को पीछे पुश कर पा रहा है, और ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन ग्राउंड उसे फॉरवर्ड पुश कर पा रही है। तो अगर स्मूथ सरफेस है या एम्प्टी स्पेस है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हॉर्स चल नहीं पाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा इन एम्प्टी स्पेस there is no friction or reaction
एक्शन का रिएक्शन है ना, रिएक्शन फोर्स। सो हॉर्स कैन नॉट मूव्स और पुल द कार्ट। Passengers are thrown forward from their seats when a speeding bus stops suddenly. Inertia of motion, ये हमने 9th में भी बहुत पढ़ा है कि बॉडी मोशन में रहना चाहती है बट गाड़ी एकदम से सडनली रेस्ट पे आ गई है। इट इज़ ईजियर टू पुश अ लोन मूवर देन टू पुश इट, कि किसी भी लोन मूवर को पुल करना आसान है बजाय कि पुश करने के। ऐसा क्यों होता है देखते हैं बेटा। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब हम इस पे पुलिंग फोर्स F लगाते हैं तो दो कंपोनेंट बनते हैं, F कोस थीटा और F साइन थीटा। इसका वेट mg नीचे लग ही रहा है और नॉर्मल भी लग ही रहा होगा, तो मैंने कहा F साइन थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से नॉर्मल कितना हो गया, mg माइनस F साइन थीटा। दिस ऑब्जेक्ट फील्स लाइट। अब ये क्या हो गया है, हल्का हो गया है। हल्का हो गया है तो इसको पुश करना क्या होगा, सॉरी पुल करना क्या होगा, आसान होगा। ये तो था फॉर पुलिंग। यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F था, ये थीटा F कोस थीटा F साइन थीटा, यहाँ पे नॉर्मल। तो अगर मैं कहना चाहूँ फॉर पुशिंग जो mg प्लस F साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, नॉर्मल के। This object will feels heavy। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा फील होगा हमको, हैवी। और अगर हैवी होगा तो मूव करने में दिक्कत होगी। बेसिकली ना इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जितने भी ये लगेज बैग होते हैं, ट्रॉली बैग होते हैं जो हम कैरी करते हैं, ये बेसिकली ना पुल करने के होते हैं, इसलिए हम इनको पुल करते हैं ना। हम पीछे मतलब आगे से इनको पुल करते हैं, ये हमारे पीछे पीछे चलते हैं। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। उसके बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, ए क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड वाइल्ड होल्डिंग अ कैच, कि जब भी कोई क्रिकेटर किसी बॉल को पकड़ता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, जब भी कोई क्रिकेटर किसी बॉल को कैच कर रहा होता है तो बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। कैचिंग हार्डली 3 सेकंड का प्रोसेस है, बॉल आई उसने पकड़ी और ख़त्म। हाँ, वो पूरा प्रोसेस इनिशिएट करना, देखना, बॉल के पीछे भागना, आने पे उसको पकड़ना, वो चीज़ अलग है। बट जैसे ही बॉल उसके हाथ में आई तो हार्डली 1, 2 या 3 सेकंड का फासला होता है, उसके बाद ख़त्म। इधर बॉल कैच होती है या वो छूट जाती है। तो मैंने कहा बहुत ही कम टाइम के लिए एक बहुत ही लार्ज फोर्स लगता है, और जब बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही लार्ज फोर्स लगता है तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्पल्स की, है ना। इम्पल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब मैंने कहा कि इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू में टाइम। अब बेटा इम्पल्स है ना, फोर्स इनटू में टाइम। अब फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, बॉल हैवी होती है और काफ़ी फास्टली आने लग रही है। अगर मैं टाइम को इंक्रीज़ कर दूंगा, टाइम को इंक्रीज़ करने से क्या होगा तुम्हारा, बेसिकली ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू घटेगी। फोर्स की वैल्यू कैसे घटेगी, इसको ऐसे समझ सकते हैं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम।
चेंज इन मोमेंटम तो जो है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी बॉल की ज़्यादा होगी और फाइनली ज़ीरो हो जानी थी। मैं टाइम को बढ़ा दूंगा तो फोर्स क्या हो रहा है तुम्हारा, कम हो रहा है। इसीलिए टाइम को बढ़ाने से फोर्स कम हो जाता है और फोर्स कम होने से अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा इम्पल्स भी कम हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू। इस तरीके से हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय।